इट्स नॉट लाइक ये 56 बिलियन रुपीस जो है ये कोई हैस्कॉल के एम्प्लॉइज के या सीईओ या फाउंडर की जेब में या उनके बैंक अकाउंट में या किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। दीज आर लॉसेस दैट द कंपनी मेड। हैस्कॉल जो है 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी को जो अपना ऑयल मार्केटिंग का लाइसेंस था वो 2005 में जाके मिला था। और फिर उसके बाद 2007 में ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन गई थी, व्हिच मींस अ कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी तो है मगर उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट नहीं होते थे। और 2014 में जाके फाइनली इट बिकेम अ लिस्टेड कंपनी ऑन द कराची स्टॉक एक्सचेंज। 2009 में जाके इन्होंने सलीम भट्ट साहब को हायर किया था एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है बिकॉज ये लेटर ऑन ही आल्सो बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इवन दो मुमताज हसन खान जिनका नाम काफी मशहूर हो चुका है बिकॉज उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एंड ही वाज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ हैस्कॉल एंड लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय एलन डंकन। बट सलीम भट्ट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, एटलीस्ट सोर्सेज जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि ये सारी कंपनी को सलीम भट्ट साहब चला रहे थे, और जो बैंकों के साथ खास तौर पे इनके ताल्लुकात थे हैस्कॉल के, वो सलीम भट्ट साहब डील कर रहे थे। सलीम भट्ट साहब के आने के बाद ये कंपनी बहुत स्पीड से 2009 के बाद ग्रो की है। और सो फॉर एग्जांपल 2010 से लेके 2018 का जो पीरियड है, इसमें इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो 52.7% पर ईयर ऑन एवरेज ग्रो की हैं। मतलब दिस इज ह्यूज कि हर साल तकरीबन 50% उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रो हो रहे थे। इसकी बहुत सी वजूहात बनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी बहुत हैवी डिस्काउंट्स दे रही थी, बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही थी। इस ग्रोथ को अनसस्टेनेबल भी कहा जा सकता है इन हाइंडसाइट, कि पंप पे पंप खोले जा रहे थे, पैसे इतने थे नहीं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनको बैंक से बहुत पैसे बोरो करने पड़े। 2018 में जाके ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई थी, behind only PSO with 234 बिलियन रुपीस का टर्नओवर। 2019 में जाके इनके थोड़े से अपने रेवेन्यूज गिर गए थे बिकॉज इन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी कुछ कम कर दी थी, थोड़े से अपनी जो एग्रेसिव ग्रोथ थी बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज उसको भी थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर बाकी में भी लॉसेस थे मगर इनके लॉसेस इससे कुछ बहुत ज्यादा थे। जब हमने ये बात मुमताज हसन खान और बाकी जो कंपनी के अहदेदार हैं इनसे पूछी, तो उन्होंने इसकी जो दो वजूहात बताई। एक तो उन्होंने कहा कि जब तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई, तो अगर आप लेट 2018 में देखें तो तेल की कीमत काफ़ी स्टीपली गिरी थी। आई थिंक फ्रॉम अराउंड $70-75 टू अराउंड $50-55 में, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं इस वक्त याद, बट दिस वाज समवेयर इन अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक तकरीबन ये तेल का एक स्टीप डिक्लाइन आया था। हुकूमत ने तेल की कीमत गिरा दी, इनके पास तेल पुराना पड़ा हुआ था महंगी कीमत का, और उस पर उनको लॉसेस हुए। मगर इसके अलावा जो एक चीज समझने की जरूरत है कि हैस्कॉल अपना बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करती है। अच्छा, बाकी ओएमसीज भी इंपोर्ट करती हैं, बट अगर उनका आप रेशियो देखें तो ऑफ इंपोर्टेड ऑयल कंपेयर्ड वर्सेस the one that they buy from local refineries, तो हैस्कॉल का वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। जब हमारी हैस्कॉल की मैनेजमेंट से बात हुई थी तो उन्होंने ये वजह बताई थी कि पाकिस्तानी रिफाइनरीज हैस्कॉल को तेल देना ही नहीं चाहती हैं बिकॉज उनको टोटल वालों पार्को जो है वो टोटल को देना चाहती है या पीएसओ को देना चाहती है बिकॉज वो गवर्नमेंट की है, या शेल के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जिसकी वजह से उनको तेल ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। बट नाउ वी नो फ्रॉम द FIA इन्वेस्टिगेशन दैट देयर वाज contract between Hascol and Vitol, जिसके अंदर Hascol was bound to buy more than 80% of its oil from there। तो imported oil को की जो पेमेंट होती है वो डिफर्ड होती है, यानी कि अगर आपको समझे 30 दिन का या 60 दिन का क्रेडिट मिला हुआ है अपने सप्लायर से, इस केस में विटॉल की बात है, तो सो जो रुपी डेप्रिसिएट हो रहा था और डॉलर की कीमत चढ़ रही थी, तो आपने जिस रेट पे तेल खरीदा
एक्सचेंज रेट पे, और उसके महीने के बाद जब पेमेंट की बारी आई या 2 महीने के बाद पेमेंट की बारी आई तो एक्सचेंज रेट कहाँ का कहाँ चला गया। तो अगर आप नोटिस करें 2018 के बाद से एक्सचेंज रेट जिस स्पीड से रुपये गिरा है, तो उसका उनको एक्सचेंज रेट लॉस में भी ठीक ठाक नुकसान हुआ, जो कि बाकी ओएमसीज को भी हुआ मगर उतना ज्यादा नहीं हुआ। हैस्कॉल कर एग्जैक्टली ये रहा था कि अपने एसेट्स को एक तो उसने ओवर वैल्यू किया हुआ था, आप इसको प्रॉफिट्स को भी ओवर एस्टिमेट यानी एक्सपेंसेस कम दिखाए हुए थे, बहुत से एक्सपेंसेस को एसेट्स डिक्लेयर किया हुआ था, जिसकी वजह से बैलेंस शीट का साइज बड़ा हुआ था, और उस बड़ी बैलेंस शीट की बेसिस पे दे वर एबल टू गेट मोर लेंडिंग फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक्स, which basically means कि जो कोलैटरल था यानी बैंक्स की जो सेफ्टी होती है कि जी बैंक के जो बोरोअर है उसके जो एसेट्स हैं वो क्या इनफ है टू कवर फॉर द लोन्स दैट दे हैव गिवन, मार्जिन रख के। अब अगर आप एसेट्स को ओवर वैल्यू करके दिखाएंगे और अपने एक्सपेंसेस को भी एसेट्स दिखा देंगे तो ऑब्वियसली आपकी एसेट्स की अमाउंट तो बढ़ जाएगी। इट्स नॉट लाइक ये 56 बिलियन रुपीस जो है ये कोई हैस्कॉल के एम्प्लॉइज के या सीईओ या फाउंडर की जेब में या उनके बैंक अकाउंट में या किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। दीज आर लॉसेस दैट द कंपनी मेड। इसके अलावा भी देयर हैव बीन इश्यूज इन हैस्कॉल। दे वर जिससे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे, जिसके लिए अपने डीलर्स को बहुत बेहतर टर्म देना, बहुत डिस्काउंट पे ऑयल देना, और लो मार्जिन के ऊपर खेलना, जिसकी वजह से भी उनके लॉसेस जो हैं ज़्यादा थे। इसके अलावा ऑब्वियसली नाउ वी नो दैट देयर हैज बीन सम ट्रांजैक्शंस विद इन हैस्कॉल जो कि आर्म्स लेंथ में नहीं थी, जिसमें सलीम भट्ट साहब का नाम आता है, कुछ रिश्तेदारों के नाम पे ये रिटेल आउटलेट्स खोले गए, कुछ डीलर्स के साथ कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो कि आर्म्स लेंथ पे नहीं थी। हैस्कॉल की डाउनफॉल की वजह तो बैंक्स नहीं बने, रादर आई वुड से कि इट्स द अदर वे अराउंड, कि बैंक्स का बहुत ज्यादा पैसा जो है वो हैस्कॉल ने देना है, और लगता नहीं है कि वो हैस्कॉल उसको दे पाएगा। देयर हैज बीन अ सीरियस एफर्ट इन रीस्ट्रक्चरिंग द फैसिलिटीज जो कि हैस्कॉल को दी हुई हैं, जिसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आरिफ उस्मानी साहब लीड कर रहे थे कि किसी तरह इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और हैस्कॉल को कुछ लिक्विडिटी मिले। बेसिक मॉडल ये था कि कुछ डेट टू इक्विटी स्वैप हो जाएगा, विच बेसिकली मींस के कुछ बैंक्स जो हैं जो चाहें वो अपने डेट के अगेंस्ट एक सर्टेन पोर्शन ऑफ डेट के अगेंस्ट हैस्कॉल के शेयर्स ले लें, और इस उम्मीद में कि हैस्कॉल की शेयर की प्राइस बाद में ऊपर जाएगी और उनको उनके पैसे से भी ज़्यादा यानी कि बेनिफिट मिलेगा। बट अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि ये मामला खासतौर पे एफआईए की इन्वॉल्वमेंट के बाद ज़रा खटाई में पड़ गया है। नेशनल बैंक के लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है, और नेशनल बैंक का अगर कोई भी प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ देगा तो अगली हुकूमत में उसके ऊपर नाम आ सकता है, इंक्वायरी खुल सकती है कि जी आपने कोई पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर राइट ऑफ दे दिया या आपने कुछ पैसे पकड़ के राइट ऑफ दे दिया। और सो नेशनल बैंक में के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नेशनल बैंक भी और बाकी पंजाब बैंक ऑफ पंजाब भी इसमें इन्वॉल्व है। सरकारी बैंकों के लिए तकरीबन नामुमकिन बात है, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रक्चरिंग को प्रेफर कर रहे हैं। एफआईए की जो एफआईआर है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है रिगार्डिंग हैस्कॉल एंड बाइको, और उसमें उन्होंने एलसीज को मैनिपुलेट किया हुआ है। और असल अगर आप देखें तो बैंकों ने जो हैस्कॉल को फैसिलिटी दी हुई थी उसमें से ज़्यादातर अमाउंट जिस पर डिफॉल्ट मारा गया है वो एलसी की फैसिलिटी है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि एलसी एग्जैक्टली होती क्या है। तो एलसी का मकसद ये है कि जब भी दो कंपनीज इस केस के अंदर समझे हैस्कॉल और बाइको आपस में ट्रेड कर रहे हैं, समझे हैस्कॉल को तेल की ज़रूरत है, बाइको की रिफाइनरी है, बाइको ने कहा ठीक है मैं आपको तेल देने को तैयार हूँ, मगर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। सो बाइको सोचती है कि यार अगर मैं आपको तेल भेज दूंगी तो मुझे मेरे पैसे शायद हैस्कॉल ना दे, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आप बैंक्स में इन्वॉल्व करते हैं। यूजुअली इसका ताल्लुक यहाँ तो हैस्कॉल और बाइको दोनों लोकल कंपनीज हैं, बट यूजुअली इसका ताल्लुक इंटरनेशनल ट्रेड के साथ होता है। बट जब एलसीज को लोकल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इनलैंड एलसीज कहा जाता है, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यही यहाँ हुआ भी है। कल का अगर हम एग्जांपल लें कि एनबीपी उसका बैंक है, तो हैस्कॉल एनबीपी को कहेगा कि जी आप मेरी तरफ से एक एलसी इशू करने
बाइको के नाम पे कि जी 1 अरब रुपए का मुझे तेल प्रोवाइड कर दिया जाए, और बाइको उसके बाद इस एलसी को मिलने के बाद, इस ऑर्डर को मिलने के बाद अपने तेल तैयार करके तेल डिस्पैच कर देगा, और जब वो तेल डिस्पैच करेगा साथ वो कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करेगा एज प्रूफ कि उसने तेल भेज दिया है हैस्कॉल को। ये डॉक्यूमेंट्स वो हैस्कॉल को नहीं बल्कि नेशनल बैंक को भेजेगा, यानी कि हैस्कॉल के बैंक को। नेशनल बैंक को जब ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे तो नेशनल बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को हैस्कॉल से पूछेगा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि इतना तेल जितना आपने ऑर्डर किया था उतना डिस्पैच हो गया है, तो क्या आपको ये एक्सेप्ट है, मतलब इसमें कोई मसला तो नहीं है। हैस्कॉल कहेगा कि जी मुझे ये कबूल है, ये एक्सेप्ट करता हूं मैं इन डॉक्यूमेंट्स को। नेशनल बैंक वो डॉक्यूमेंट्स और वो माल जो है वो तब रिलीज करेगा हैस्कॉल को जब हैस्कॉल उसको पेमेंट कर देगा या अपनी किसी और बैंकिंग लाइन से उस एलसी को क्लियर कर देगा। अब इस केस के अंदर इट सीम्स के हुआ कुछ इस तरह से कि ये एक दूसरी तरह एक क्रेडिट था, यानी जिसको यूजेंस एलसी कहते हैं। यूजेंस एलसी में सप्लायर जो है यानी सेलर, इस केस में बाइको ने एक क्रेडिट अलाउ कर दिया है हैस्कॉल को, समझिए कि 30 दिन का क्रेडिट अलाउ कर देती है। ये 30 दिन का क्रेडिट जो है, जब वो माल डिस्पैच कर देगा, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, नेशनल बैंक हैस्कॉल से पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कबूल है, वो कहेगा हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके 30 दिन के बाद ये माल तो उसी वक्त मिल जाएगा हैस्कॉल को, मगर पेमेंट 30 दिन के बाद होनी है। हैस्कॉल इसी माल को बेच के, यही जो माल उसको रिसीव हुआ है इसी को बेच के, वो 30 दिन के बाद जब पेमेंट करने का नेशनल बैंक का वक्त आएगा तो नेशनल बैंक को उससे पहले पेमेंट करेगा और फिर वही पेमेंट नेशनल बैंक जो है बाइको के बैंक को कर देगा। यहाँ मगर हो कुछ ऐसा रहा था कि असल में गुड्स जो है वो बेची ही नहीं जा रही थी, यानी एक्चुअल ट्रेड हो ही नहीं रही थी, which basically means कि बाइको जो है या तो वो डॉक्यूमेंट्स गलत भेज रहा था, या वो अगर गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं भी भेज रहा था तो हैस्कॉल उन डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा। बाइको का बैंक उसको वो पैसे रिलीज कर देता था 2-3% अपना प्रॉफिट रख के, मगर होता ये था कि क्योंकि असल में तो कोई गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई, ये सारी ड्रामेबाजी थी, तो बाइको वो पैसे वापस हैस्कॉल को भेज देता था, हैस्कॉल के बैंक में। हैस्कॉल के पास वो पैसे आ गए, हैस्कॉल उन पैसों को इस्तेमाल करता था अपने बाकी नुकसानात को पूरा करने के लिए, अपनी तनख्वाहें देने के लिए, अपने बाकी ऑपरेशन रन करने के लिए, अपनी अनसस्टेनेबल ग्रोथ इन न्यू पंप्स को फाइनेंस करने के लिए। और क्योंकि गुड्स तो कोई खरीदी और बेची ही नहीं गई, तो आप इसको इस तरह समझें कि जब गुड्स बेची ही नहीं गई तो उन्हीं गुड्स को तो बेच के जब 30 दिन पूरे होने थे तो हैस्कॉल ने नेशनल बैंक को पैसे देने थे जो आगे नेशनल बैंक में ट्रांसफर करने थे, तो पैसे तो फिर हैस्कॉल के पास आने नहीं थे। अब हैस्कॉल कर ये रहा था कि इस एक एलसी के ऊपर समझे कुछ दिन के बाद एक और एलसी खुलवा दी, एक और एलसी खुलवा दी, और इसी तरह पैसे उसको बाइको के थ्रू आते चले जा रहे थे। और जो आखिरी एलसी थी जिससे उसको पैसे आए, समझे 30 दिन के बाद जो आखिरी एलसी खुलवाई, उससे जो उसको पैसे आए वो हैस्कॉल को उससे हैस्कॉल अपनी पहली एलसी क्लियर कर देता था और एक समझ लें एक चेन चला रहा था।